Hello, students. So, today we will understand what was the industrial policy and what is the present industrial policy and how it came into force. And this topic comes under Unit 7 or Subject Code 310. सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ब्रीफ आइडिया अगर हम ले लेते हैं तो समझते हैं ये पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 1948 के अंदर, जिसने ब्रॉडली ये डिफ़ाइन किया था कि गवर्नमेंट किस किस डोमेन के अंदर किस किस तरीके से अपना रोल अदा करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पॉलिसी में डीलिनेट किया था द रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो स्टेट यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की तरह और एक अथॉरिटी की तरह दोनों की तरह जो भी उसका रोल होगा उसको इन्होंने अंडरलाइन किया था, डीलिनेट किया था। मतलब डीलिनेट का करने का मतलब होता है ये साफ तौर से समझा देना या फिर प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर लेना कि हम कहाँ पे तो एज ए एंटरप्रेन्योर वर्क करेंगे, मतलब खुद का सेटअप करेंगे, खुद का चलाएंगे, और कहाँ से हम लोग सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे, मींस प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, और कहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। तो उसके बाद इस रेजोल्यूशन के बाद 1951 के अंदर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1951 के अंदर। इसे आईडीआर एक्ट के नाम से भी जाना गया, और इस एक्ट ने हमें बेसिक फ्रेमवर्क दिया इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब ये जो आपका 1951 का आईडीआर एक्ट है, इसने एक सांचा प्रोवाइड किया, आपको बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि किस तरह से आपको ये एक्ट मतलब ये किस तरह से एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका जो यूनियन गवर्नमेंट था वो किस तरह से डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन से चैनल्स होंगे जहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा, और कौन कौन से चैनल्स होंगे जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा। इन सब चीज़ों को जब इन्होंने किया तो इन्हें सोशलिस्टिक गोल्स, मतलब समाज के डेवलपमेंट के लिए जो गोल्स निर्धारित किए वो भी इन्होंने अपने दिमाग में रखे, और दे हैड अ वेरी क्लियर विजन that this is an independent India and no more a British India. So they framed a policy on the basis of socialistic principles. मतलब जो इंडस्ट्रीज़ जो भी चीज़ वो लगाने वाले थे या जो भी चीज़ वो प्रमोट करने वाले थे, उन चीज़ों के अंदर कुछ सोशलिस्ट एंगल ज़रूर होना था। मतलब आम लोगों का, गरीब लोगों का या फिर जनता की भलाई का उन्होंने सोचा था। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के? देखिए, जो 1951 का एक्ट था और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट की थी, दे हैड सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो व्हाट वर दे, लेट्स सी। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, टू मेंटेन अ सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी। तो क्या समझते हैं आप सस्टेन ग्रोथ से इन प्रोडक्टिविटी? सस्टेन ग्रोथ का मतलब जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे और जो ग्रोथ आपने एज्यूम की है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो आपने पहले से डिसाइड किया है, अगर वो ग्रोथ आप अचीव कर लेते हैं, अचीव करना ही ज़रूरी नहीं है, उस ग्रोथ को सस्टेन मतलब लगातार वैसा ही परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। सो दे डिसाइडेड टू मेंटेन अ सस्टेन ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी। दूसरा जो उनका प्रिंसिपल था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। सो दे फोकस्ड अपॉन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका था ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? आप देखिए, आज की तारीख में हमारे पास, हमारे भारत के अंदर बहुत सा यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, दे डोंट हैव एनी जॉब, दे डोंट हैव एनी वर्क। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उनकी एनर्जी का, उनके टैलेंट का जो हम यूज़ कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स दैट वी आर नॉट ऑप्टिमलाइजिंग, मतलब जो हम ऑप्टिमल यूज़ कर सकते हैं हमारी यूथ का, हमारी यूथ के टैलेंट का, वी आर नॉट डूइंग दैट। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग, हम उस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उतना यूज़ कर रहे हैं जितना कि हम
सिर्फ और सिर्फ हमारी इकॉनमी को रन करवाने के लिए कर पा रहे हैं। मतलब सिर्फ हम लोग ये जो ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए था उस तरह से हम ऑप्टिमल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप इसको फिर समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आप लोगों के पास 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोगों में से आपके पास 10 के 10 वेल टैलेंटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब मतलब सबके पास बेसिक नॉलेज है। उसके बाद आप अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए सिर्फ उनमें से 6 लोगों को काम दे पाते हैं। तो होगा क्या, जो 6 लोग हैं वो तो कमाएंगे, वो इकॉनमी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो बाकी के 4 लोग हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। किस पे? समाज के ऊपर बोल दीजिए आप, उनकी फैमिली के ऊपर बोल दीजिए, गवर्नमेंट के ऊपर बोल दीजिए। तो ओवर द टाइम क्या होगा कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस इकॉनमी के अंदर, और ओवर द टाइम वो बिलो पॉवर्टी लाइन भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो एज अ बर्डन वर्क करेंगे हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो अगर ऐसा हुआ होता कि हम 10 के 10 लोगों को यूज़ कर पाते, 10 के 10 लोगों को काम दे पाते, तो वो भी हमारी इकॉनमी को बढ़ाने में भागीदार साबित होते। सो आई थिंक दिस ऑप्टिमल यूज़ क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो पॉइंट है उसमें है अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हर कंट्री से प्रोडक्ट आता है। सो जो प्रोडक्ट बेस्ट होगा और जो प्रोडक्ट चीप प्लस बेस्ट प्लस क्वालिटी जिसके अंदर होगी, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। सो वी वांट टू फोकस्ड ऑन सच काइंड ऑफ industry which can compete in the international market by providing better quality. At the same time the cost has to be controlled. उसके बाद हम देखते हैं टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन द ग्लोबल एरेना। देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस जस्ट जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो ग्लोबल एरेना के अंदर एक पार्टनर और प्लेयर बनना एक बहुत ही, मतलब ये मान के चलिए आप, बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी। इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट इज़ स्पोकन। इतना आसान नहीं जितना बोला गया है, क्योंकि ग्लोबल एरेना के अंदर इफ़ यू वांट टू बी अ प्लेयर, इफ़ यू वांट टू बी अ डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर, देन यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आपका कैपिटल बेस होना चाहिए, स्किल लेबर का बेस होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका रॉ रेयर अर्थ मटेरियल्स होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। आपके पास जो बाकी के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। बट स्टिल जो अप्रोच थी वो इसी डायरेक्शन के अंदर थी। सो उसके बाद कहा गया है टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स द पॉलिसी फोकस्ड इन इज़ ऑन डी रेगुलेटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जो डी रेगुलेशन का काम स्टार्ट किया वो इसी पॉलिसी के थ्रू स्टार्ट किया गया। मतलब फ्रीडम की बात की गई, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कि ठीक है इंडस्ट्रीज़ अब ऐसा नहीं होगा कि सारा ही स्टेट बनाएगा, मार्केट फोर्स से डिमांड और सप्लाई डिसाइड होगी। और इसके हम और भी उदारपन जो हम देखते हैं इकोनॉमी के अंदर 1991 के अंदर से आया। जो 1991 वाला दौर था उससे हमें लाइसेंस राज से मुक्ति मिली थी। सो 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इट फोकस अ लॉट ऑन licensing, it focus heavily on licensing. Means if you are going to establish any industry then you need to obtain a license from the government। और अगर वो आपके डोमेन के अंदर, मतलब जिस डोमेन के अंदर गवर्नमेंट बना रही है वहाँ तो आप कर ही नहीं सकते, बट जिस डोमेन के अंदर आप बना रहे हैं वहाँ पे भी लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि सोशलिस्टिक अप्रोच थी, वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच थी। तो एक्सप्लॉइट ना कर सकें लोग बाग, उतना ही बना सके जितना लोगों को ज़रूरत है, मतलब प्रॉफिट मोटिव ना हो। और गवर्नमेंट बेसिकली पूरी स्क्रूटिनी करती थी। मतलब आप मान लीजिए अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कोई बिजनेसमैन है, आप कोई नई यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट स्टेजेस पे आपको चेक किया जाता था, चेक्स होते थे। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट देखा जाता था, उसको वेरीफाई किया जाता था डिफरेंट स्टेजेस पे। मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा बार आपको डिफरेंट स्टेज पर लाइसेंस एक्वायर करने पड़ते थे, तब जाके आपको फाइनली उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का ऑथराइजेशन मिलता था। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। देखिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 से, वो बेसिकली फैसिलिटेट करने लगी थी गवर्नमेंट इसके अंदर। मतलब पहले 1991 से पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट वाज द वन विच इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है, खुद मैन्युफैक्चर कर रही थी,
मीन्स गवर्नमेंट एक पार्टी थी बिजनेस के अंदर, बट आफ्टर 1991 ने गवर्नमेंट ने देखा ठीक है, दीज आर द डोमेन्स विच आई शुड नॉट बी फोकस्ड इन, मतलब मैं इसमें रहूँगा, गवर्नमेंट अगर इसमें रहेगी तो हो सकता है जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हम दे सकते हैं हमारे देशवासियों को वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डोमेन ऐसे हैं कि गवर्नमेंट के पास देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड मैन पावर है, लेकिन अगर उन सेक्टर्स को जो बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हम हमारे पीस के लिए, हमारी यूनिटी के लिए कोई ख़तरा नहीं है, उन सेक्टर्स को अगर पब्लिक के लिए खोल दिया जाए तो हो सकता है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें, इनोवेशन दिखा सकें, ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें। हम हो सकता है एक्सपोर्ट जो हमारी सोच थी कि हमें ग्लोबल प्लेयर बनना है उसको हम पूरा कर सकें। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने देखा ठीक है कि बहुत हमने बना लिया है, बहुत लाइसेंसेस दे लिए हैं, सो नाउ इट इज़ नॉट माई वर्क टू मैन्युफैक्चर एंड टू प्रोड्यूस, बट माई वर्क विल बी जस्ट टू फैसिलेट, मतलब फैसिलिटेट करेंगे वो लोग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी को यूनिट डालनी है तो उसके लाइसेंस राज ख़त्म करके उनको फैसिलिटेट किया कि हाँ ठीक है आप आइए, आप बनाइए और आप मैन्युफैक्चर कीजिए, और बेसिकली सिर्फ डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने का काम गवर्नमेंट का रहा उस टाइम। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग इसके अंदर। So industrial licensing has therefore been abolished for most of the industries, and there are only 4 industries at present related to security, strategic and environmental concerns where industrial license is currently required. तो देखिए 1991 के बाद लगभग सभी प्रकार के लाइसेंस ख़त्म कर दिए गए। जो कुछ ख़त्म नहीं किए गए थे वो हम देखेंगे, वो एक तो आपके क्या नाम है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, कहीं कुछ कुछ आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो वो कौन कौन से डोमेन्स हैं, जो 4 डोमेन है वो हम देख लेते हैं। पहला डोमेन है आपका इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, मतलब आप अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारा एरोस्पेस जो अपना आपका जो ये आपका एयर का स्पेस है वो अगर काम में आ रहा है किसी भी प्रकार से, मतलब आप ऐसे कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, कोई फ्लाइंग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर बना रहे हैं या आप जेट बना रहे हैं, कुछ भी ऐसा बना रहे हैं जो आपके एरोस्पेस को क्या नाम है कवर करता हो, या ऐसा कोई डिफेंस इक्विपमेंट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप रडार बना रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसी और कोई चीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे भारत देश की सिक्योरिटी को ख़तरा पहुंच सकता है, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत ज़रूर होगी। मतलब बिना लाइसेंस यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर के पीछे एक रॉकेट बना दिया या घर के पीछे एक हेलीकॉप्टर बना दिया, दैट इज़ नॉट परमिटेड अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव अ लाइसेंस। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स इंक्लूडिंग डेटोनेटिंग फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर्स, नाइट्रोसेलोस एंड मैचेस, मतलब उसके बाद जो दूसरे डोमेन आया जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी वो था आपका एक्सप्लोजिव्स का सेक्टर, मतलब अगर आप माचिस बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, पटाखे बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव अगर आप बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पीछे फैक्ट्री खोल ली और धमाके किए जा रहे हो इधर से उधर बिना लाइसेंस के, दैट इज़ नॉट परमिटेड। उसके बाद जो तीसरी इंडस्ट्री है वो है स्पेसिफाइड हैज़ार्डस केमिकल्स की इंडस्ट्री है, मतलब ऐसा कोई भी केमिकल जो बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, यू नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर दम। जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड की बात हम कर सकते हैं, फॉस्जीन की बात कर सकते हैं, हम आइसोसाइनेट्स की बात कर सकते हैं। सो इन सब के लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। लास्ट जो 4th डोमेन है जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत है आज भी, वो है cigars and cigarette of tobacco and manufacture tobacco substitutes. So if you are investing any industry, जहाँ पर सिगार बना रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, बीड़ी बना रहे हैं, XYZ जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये कुछ डोमेन्स थे जो गवर्नमेंट ने अपने लिए, मतलब जिस लाइसेंसेस के लिए मतलब रख दिए सुरक्षित, कि यू विल नीड लाइसेंस इफ़ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर और इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इसके बाद क्या हुआ, अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो,
लाइसेंस आपके आसान कर दिए, आपको ज़्यादा इजीली फ़ंड अवेलेबल होने लग गया बैंकिंग सेक्टर से। आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम लगाई जा रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है आपको नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के अंदर, आपको आपको सब्सिडीज़ दी जा रही है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर कि ठीक है आइए आप इंडस्ट्री बनाइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, ठीक है। विच इंक्लूड ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करवा सकते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए। अब ऐसा नहीं है आपको दफ्तर घूमने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नीड एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस यू कैन सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम लॉन्च किया गया था, जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। और इंक्रीजिंग इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, लाइसेंस की वैलिडिटी का पीरियड भी बढ़ा दिया गया 2 साल से 3 साल, और जिसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम। फॉर्म्स बहुत सिंप्लीफाई कर दिए, ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स नहीं रहे, बहुत लंबे फॉर्म्स नहीं रहे, बहुत मतलब इंटरप्रिटेशन की जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे फॉर्म्स नहीं रहे, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की तरफ फोकस किया गया। सो उसके बाद अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या किया, वो भी हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। सो गवर्नमेंट ने MSMED एक्ट 2006 लॉन्च किया, ठीक है। तो ये क्यों लॉन्च किया, सबसे पहली बात क्योंकि देखिए हमारा देश का बहुत ही बड़ा तबका है जो MSME सेक्टर के अंदर से ही रोज़गार अपना प्राप्त कर पाता है। बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि बिगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर यूज़ होते हैं। सो इस तरह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट लॉन्च किया 2006 में। सो जो इसमें इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी प्लांट और मशीनरी में, यहाँ पे इन्होंने 5 करोड़ से मशीनरी टू ₹5 करोड़ फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखिए अगर कोई भी स्मॉल एंटरप्राइजेस होगी, कोई भी इंसान अगर अपनी प्लांट और मशीनरी में 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कैटेगराइज किया जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर। और अगर कोई है 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उसको आप मीडियम एंटरप्राइज में कैटेगराइज करेंगे। तो ये क्यों किया गया? सो एज टू रिड्यूस द रेगुलेटरी इंटरफेस विद द मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखिए रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैटेगराइज करना पड़ता है भैया कौन सा माइक्रो यूनिट है, कौन सा स्मॉल यूनिट है, कौन सा मीडियम यूनिट है। उसके बेसिस पे आप पॉलिसीज़ लाते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ईज़ करने के लिए इनके अंदर एक लिमिट इन्होंने सेट कर दी है, ठीक है। ओवर द पीरियड गवर्नमेंट हैज़ स्पर्न द लिस्ट ऑफ इट्स रिजर्व्ड list of items reserved for exclusive manufacture by MSME sector while notification number is, ये इतना important नहीं है। और लेकिन आपको ये जानना है ज़्यादा ज़रूरी है, presently no item is reserved for exclusive manufacture by MSE sector। आज की तारीख में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज ही बना सकती है। दैट मीन्स कि कोई भी इंसान उसको लगता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको लगता है कि they can manufacture these and these components, then they can go into the business। पहले क्या था, इनके लिए कुछ सेक्टर्स रिजर्व कर लिए थे जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं कि भाई हाँ भैया आप ही बनाएंगे, आपके अलावा कोई नहीं बनाएगा। लेकिन बाद में इस कैटेगरी को भी रिलैक्स कर दिया गया। देखिए मीडियम एंटरप्राइज क्या होती है, कोई भी ऐसी प्लांट मशीन में इन्वेस्टमेंट जहाँ 5 करोड़ तक वो मीडियम होगी। और आपका उसके अलावा जो अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, स्मॉल एंटरप्राइज होगी जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है स्मॉल एंटरप्राइज है, और 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आपका मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है। तो स्मॉल और मीडियम का हमने देख लिया। माइक्रो एंटरप्राइज का जो क्राइटेरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लार्ज एंटरप्राइज क्या होती है, देखिए माइक्रो होती है एक होगी, स्मॉल होगी और एक मीडियम होगी, MSME, इसीलिए इसका नाम MSME आता है, ठीक है। सो सेक्टर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अब ये देखते हैं हम कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ जहाँ पे गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर करेगी
गवर्नमेंट के अलावा कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा वहाँ पे, या फिर जिसको परमिशन नहीं है। सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी की अगर बात करते हैं, हम देखते हैं तो एटॉमिक सेक्टर आपका है, रेलवे ऑपरेशंस आपके हैं। तो देखिए एटॉमिक सेक्टर के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। सेकंड है रेलवे की ऑपरेशंस जो भी हैं, लेकिन रेलवे के ऑपरेशंस कौन से, रेलवे ऑपरेशन अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग ने आउटसोर्स कर दिया, इस तरह से कुछ कर दिया। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, the numbers of industries reserved for public sector have also been reduced. During 2014, private investment in rail infrastructure has been permitted. Consequently, at present, only 2 industrial sectors are reserved for public sector. ठीक है, आज की तारीख में सिर्फ 2 ही ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप पब्लिक क्या नाम है पब्लिक सेक्टर्स हैं जो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही रिजर्व मतलब अपना ऑपरेट करेगी, अपना मेंटेन करेगी। कौन से वो सेक्टर्स हैं, एक एटॉमिक एनर्जी है, दूसरा कौन सा सेक्टर है, रेलवे ऑपरेशंस अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऐसे वो सारे रेलवे ऑपरेशंस किनको छोड़ के, अदर देन मतलब रेलवे ऑपरेशंस अदर देन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सब अर्बन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स थ्रू पीपीपी, अगर आप सब अर्बन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हैं। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डेडिकेट फ्रेट लाइन्स है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं कि जो रेलवे के ऑपरेशंस है, सिर्फ इन ऑपरेशंस को जो नीचे लिखे हुए हैं इनको छोड़ के जो भी ऑपरेशन बचते हैं वहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं ला सकते। उसके अलावा आप क्या नाम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है वहाँ पे ला सकते हैं, डेडिकेट फ्रेट लाइन्स है वहाँ कर सकते हैं, रोलिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग ट्रेन सेट्स, लोकोमोटिव कोचेस मैन्युफैक्चर मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में ला सकते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में ला सकते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम में ला सकते हैं, फ्रेट टर्मिनल्स में ला सकते हैं, पैसेंजर टर्मिनल्स में ला सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पार्क पर्टेन टू रेलवे लाइन side including mass rapid transport system like that. Accordingly, now private investment, domestic as well as foreign, in construction, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अबव हैज़ बिन अलाउड। तो आप ये जो ऊपर की लिस्ट है इसके अंदर आपका प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलाउ हो चुका है। मतलब आप देख रहे हैं सिर्फ एक एटॉमिक एनर्जी है और कुछ पार्ट रेलवेज़ के हम सिर्फ वहीं पे आपका गवर्नमेंट का कंप्लीट डोमेन है। उसके अलावा सारे सेक्टर इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं गवर्नमेंट हैज़ ओपन दो सेक्टर्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स फॉर द फॉरेन प्लेयर्स। एंड उसके लिए और इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए आपकी इकॉनमी लिबरलाइज हो जाती है, इससे आपकी इकॉनमी ओपन हो जाती है इससे। ठीक है, और लिबरलाइज होने के बाद और ओपन होने के बाद आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पीड है वो बढ़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे और ये इकोनॉमिक साइकिल अपनी चल जाती है। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ प्रिटी क्लियर। क्या होता है, किस तरह से हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की गई, किस तरह से वो उसमें फेजेस में चेंजेस हमने देखे और आज की क्या स्थिति है। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ प्रिटी क्लियर, बट स्टिल यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी द डाउट सेक्शन। सो यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन, पूछ लीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।